अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेहमान अब्दुल गफ्फार। पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज पर बात करेंगे। इसी तरह बात करेंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चांसेस के हवाले से। लेकिन जनाब, सबसे अच्छी खबर, और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस बात को रिवील किया। वैसे तो आपको पता है कि पुनाब रिप्ले में पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने अब से 3 या 4 दिन कबल बता दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे और वार्म अप मैचेस भी खेलेंगे, और इसके साथ साथ इंडिया के मैच के लिए भी उनकी दस्तयाबी के हवाले से उन्होंने आगाह किया था, जिसके बाद वो खबर वायरल हुई। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस बात को रिवील कर दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे, 17 और 19 अक्टूबर को वार्म अप मैचेस के लिए दस्तयाब हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की वीडियो भी रिलीज़ की है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी अपने फुल कंट्रोल और एग्रेशन के साथ और एक अपने फुल रिदम में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन साथ साथ कंसर्न भी मौजूद हैं। ये आप शाहीन शाह अफरीदी को देख सकते हैं जनाब, और ये बॉलिंग वीडियो जो पीसीबी ने आज रिलीज़ की, आप देख सकते हैं कि लंदन में इंडोर एक प्रैक्टिस एरिया है जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक से ज़ायद वीडियोज़ जो है वो पीसीबी ने रिलीज़ की हैं, और शाहीन शाह अफरीदी लुक्स वेरी सेट एंड एक जो जेन्युइन फास्ट बॉलर वाली जो उनकी रिदम है वो वापस आई है। और हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही थी कि शायद घुटने की इंजरी के बाद पता नहीं वर्ल्ड कप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ हमें ये बाद में एक खबर मिली कि शाहीन नाउ रेडी टू प्ले वर्ल्ड कप। इसके साथ साथ आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 9 विकेटों से पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल नाकाम रही, बॉलिंग भी कुछ न कर सकी। ये कंसर्न बहरहाल शाहीन के आने के बावजूद तो रहेगा कि हमारी बैटिंग, उसके साथ साथ वुमेन टीम बहुत अच्छा कर रही है। श्रीलंका को हराया वुमेन टीम ने। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर इरशाद महमूद साहब। साहब, यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज़ की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान ने 2 मैच जीते तो लग रहा था कि सब कुछ ट्रैक पर है, लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, 130 रन हमने बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और फिर न्यूजीलैंड ने उसी विकेट पर जहाँ में एक छक्का नहीं मार सके, उन्होंने तीसरी ओवर में छक्का मारा, उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। सो अगेन ये साबित हो रहा है कि रिजवान बाबर इरशाद साहब जब चलते हैं ये टीम एक अलग रूप में दिखाई देती है, बट जब यहाँ पर एक फेलियर होता है, सारी बात है उन्होंने हर मैच में रन नहीं करने, तो फिर एकदम से टीम एक्सपोज हो जाती है। वर्ल्ड कप में जा रहे हैं सर हम इस तरह के शकूक व शुबात के साथ, आपकी राय? जी हाँ, देखिए इसमें 2 चीज़ों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी, उस वक्त जो T20 पाकिस्तान ने खेला था, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 20 मैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने लंबे अरसे में पूरी हमारी कौम, एक्सपर्ट्स वो तो कन्विंस्ड हैं कि ये मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके चीफ सेलेक्टर वो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो अब ये उसका नतीजा क्या निकलेगा? वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सारी कॉम्पिटेंट टीमों के ख़िलाफ़ जब आएंगे तो फिर वहाँ पे आप क्या एक्सक्यूज़ देंगे ऐसा मैच हारने का, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज में ही कहीं बाहर होने का इम्कान आ गया? तो फिर आप इस वक्त यही कहेंगे जो बातें सकलन मुश्ताक कह रहे हैं कि ये तो कुदरत का निज़ाम है। तो सर वहाँ ये नहीं कह सकते। तो अब गलती की गुंजाइश अब नहीं है इतना करीब आके वर्ल्ड T20 से। तो इस वक्त इतनी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं, न्यूजीलैंड को एक अच्छे तरीके से हराया और बांग्लादेश को भी, लेकिन उसके बाद इतनी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस, इतना वन साइडेड मैच, मेरे ख्याल है बिल्कुल इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी हु वाज वाचिंग दैट। आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड ने सारे डिपार्टमेंट। अब इसकी वजह क्या है? इतना इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो पोस्टमार्टम इसका होना चाहिए कि इतना बुरा परफॉर्मेंस कैसे हुआ पाकिस्तान का। उसी पिच पे, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक छक्का पूरी टीम नहीं लगा सकी, और ये भी कोई तकरीबन 70 साल के बाद हुआ है। लोग बता रहे हैं कितने अरसे के बाद हुआ कि एक टीम पाकिस्तान की का एक बैट्समैन छक्का नहीं मार सका, और उनके रादर अननोन प्लेयर जो है उसने मार के वो असर कर दिया, और फिर उसके बाद कॉन्वे ने। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 क्या, ये तो ODI फॉर्मेट से भी स्लो बैटिंग कर रही है। तो अब ये कोचेस क्या कर रहे हैं, कैप्टन क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसी जगह पे आ गया है मामला कि अब T20 वर्ल्ड कप जो है वो 16-17 से शुरू हो रहा है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ना गलती की गुंजाइश है सर, ना कुछ करने की गुंजाइश है, क्योंकि अब तो स्क्वाड सेलेक्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि फ़खर जमान जो कि वर्ल्ड कप के ट्रैवल रिजर्व में हैं, उनको आज पीसीबी ने कंफर्म किया कि वो भी शाहीन के साथ 15 अक्टूबर को टीम को ज्वाइन करेंगे। तो बस यही हो सकता है कि वो टीम को शायद स्क्वाड में ज्वाइन कर लें, उनमें से कोई एक प्लेयर बाहर आ जाए। इस पर इरशाद साहब की राय लेंगे। तो पाकिस्तान की बैटिंग पे मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। इरशाद साहब ने भी बात की कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल वनरेबल है, इसे पूरी कौम मुत्तफिक है, लेकिन पाकिस्तान
कि जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तो बिल्कुल भी वो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आज उन्होंने मीडिया का सामने किया न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान में तो खैर नहीं आए थे, और जब उन्होंने बात की तो रिशाद साहब तो अभी वो जब कुदरत का निज़ाम सकलैन मुश्ताक की याद दिला रहे थे, लेकिन आज मोहम्मद यूसुफ ने भी कुछ ऐसी ही बातें की। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि आप जो भी कर रहे होते हैं वो वैसे हो नहीं पा रहा होता जैसे आप करना चाह रहे होते हैं। अगर आप देखें 4-5 ऐसी शॉटें लगी हैं जो हाथ में चली गई, और छक्का तो खैर हवा में ही लगना था, लेकिन ये जो है कुछ शॉटें हमारी गई हैं लेकिन वो हाथ में चली गई हैं। टोटली मैं समझूंगा कि तीनों जो हमारी फील्ड थी, बैटिंग, बॉलिंग और बॉलिंग, उसमें हम मेरा ख्याल है कि गुंजाइश है और बेहतरी की। रिशाद साहब, एक तो कुदरत का निज़ाम था जो हमने कराची में सुना, और आज हमें क्राइस्ट चर्च से हमें ये बताया गया कि जो छक्के थे ना हवा में चले गए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मतलब लोग बहुत टेक्निकल बात करते हैं क्रिकेट पे सर, पावर हिटिंग क्या होती है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्लो विकेट थी आप एडजस्ट नहीं कर सके। हम एक जज्बाती और एक अनरियल किस्म की स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिल रही हैं, और लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये एक ऐसा कोचिंग पैनल है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। आई डाउट प्रीटी मच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा कोचिंग पैनल नहीं है। ये लोग अपने अपने शोबों के कॉम्पिटेंट प्लेयर ज़रूर हैं, सकलैन और यूसुफ वगैरह, लेकिन हर आदमी जिसे कहते हैं कि कोचिंग के लिए सही नहीं होता। अगर वो अपनी जगह अच्छा प्लेयर भी था तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा कोच भी हो। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि माफ के मोहम्मद यूसुफ या सकलैन T20 एक्सपर्ट तो कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। और बिल्कुल ठीक बात। ये अब आप देखिए कि वो अब मैथ्यू हर्डन शायद ज्वाइन करें तो एक हमें स्पार्क दिखाई दे। आई थिंक यू आर राइट अबाउट दैट। वो डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई लिहाज नहीं करेंगे। वो इस तरह के होता था कि किसी एक लॉबी को फेवर नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, वो फिर एक स्ट्रेट बात करेंगे कि अगर कोई आदमी डिलीवर नहीं कर रहा है फील्ड पे तो उसकी जगह नहीं टीम में। वो उस तरह के आदमी है मैथ्यू हर्डन। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान विल आइदर हैव टू शेप अप और शेप आउट, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी देख रहा था आज मैच में कि उनके बैट्समैन ने डाउन द विकेट आके कितनी बॉल्स को मारा। हमारा एक बैट्समैन अपनी क्रीज से नहीं निकला। उस तरह से अगर यॉर्कर वो कर रहे हैं, उनकी यॉर्कर को फुल टॉस बना के मारें आप, ओवर द हेड मारें, उस तरह का कोई इनोवेशन नहीं था। अपनी जगह खड़े खड़े और उस पर एक बेचारगी जाहिर करना, तो ये कब तक चलेगा, इतनी लिमिटेड स्ट्रोक वगैरह। तो मैं यही कह रहा था कि यार आपको उस तरह का एक अप्रोच रखना पड़ेगा कि फ्रॉम द वर्ड गो, पहली बॉल से, जिस तरह शाहिद आफरीदी टोन सेट करता था, या एक ज़माने में याद है वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट में सईद अनवर बिल्कुल वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट में एक दफ़ा ये हुआ था कि मुदस्सिर और मोहसिन जो थे वो मुसलसल स्लो स्टार्ट दे रहे थे, तो उसमें जावेद मियांदाद ने खुद अपने आप को प्रमोट किया और मोहसिन खान के साथ ओपनर आ गए। ठीक है, वो वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है कि 5 ओवर में पाकिस्तान ने 50 पोस्ट किए हैं, और इतना उन्होंने मारा था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। तो एक आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है, जो अनफॉर्चुनेटली बाबर करते हुए नजर नहीं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आप बात कर रहे हैं। आज न्यूजीलैंड ने सारे स्पिनर से ओवर कराए, और बाबर ने ओवर में एक स्लो विकेट पे तमाम ही पेसर से बॉलिंग करा दी। पत्नी इसको आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं नहीं कहते, लेकिन ये उल्टा आउट ऑफ बॉक्स ज़रूर है, जिस पर लोग परेशान थे, और सुबह सुबह नींद में उठकर भी लोग तिलमिला रहे थे कि ये किस किस्म की कैप्टनसी हो रही है। तो मज़ीद डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ना बहुत ज़्यादा करीब है रिशाद भाई, तो हम डेफिनेटली भी चाहते हैं कि हम वो तज़किया करें जिससे हम अपनी टीम को बैक भी करें, क्योंकि ये एक वक्त है जहाँ टीम सेलेक्ट हो गई है। ये अंदर से भी हमारे अंदर फीलिंग आती है कि टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करे। रूट भी हमारा बड़ा आसान है, जो हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि हमें साउथ अफ्रीका, इंडिया और शायद वेस्ट इंडीज़ जैसी एक मतलब एवरेज टीमें मिल रही हैं। हमें इंग्लैंड नहीं मिल रहा, न्यूजीलैंड नहीं मिल रहा, हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास बाकी टीमें कोई एक जिस तरह की नहीं आ रही। हमारा इजी रूट है वर्ल्ड कप का, लेकिन सर ये जो बेसिक हमारी कवर नहीं हो पा रही हैं, रिजवान बाबर पे हम बहुत ओवर रिलाई कर रहे हैं। इसका हल क्या है? फ़खर जमान को तो सर आपको शायद स्क्वाड में लाना ही पड़ेगा, अभी वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है। यू थिंक ही शुड बी इन द 11 राइट नाउ? जी डेफिनेटली, एंड ही शुड बी ओपनिंग द इनिंग्स। आई थिंक बिल्कुल ये बात सही है कि बाबर आजम कब ओपनर थे ये बता दें। वो अपने करियर में कभी ओपनर नहीं, उनको नीचे आना चाहिए। बिल्कुल मेक श्योर ओपनर बनेंगे, उनको रिजवान और फ़खर को ओपन करा के फिर एक आध कोई और अच्छा बैट्समैन बीच में आया। आई नो कि ये उसको शजील को भी मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, वो भी क्या प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है मुसलसल। अच्छा सर, ये भी बड़ी अच्छी बहस है, आपने शजील का जिक्र किया, उनकी फिटनेस में बहुत बात होती है, लेकिन सर आप समझते हैं कि एक थिन लाइन होनी चाहिए परफॉर्मेंस और फिटनेस में, क्योंकि आपकी टीम की जरूरत क्या है। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, तो बाबर ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि वी हैव अ बैड डे और रन्स बहुत कम थे, लेकिन सर आर वी प्रिपेयर फॉर सच अ बैड डे इन द वर्ल्ड कप? बैड डे से मुराद क्या है कि रिजवान बाबर खुद ना चलें तो इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ओपोजिशन को तंग कर सके। हमने शान मसूद को अपनाया, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन द T20s। हमने उनको भी अगेन उस नंबर पे नहीं खिलाया,
हर कोई अलग नंबर पे खेल रहा है जिसको नहीं खेलना। इसी तरह हैदर की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, इफ्तिखार आसिफ तो रेगुलर खेल रहे हैं, आज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी लेकिन वर्ल्ड क्लास नहीं थी कि आपने टीम को जो ना परेशान कर दिया, कोई पावर रेटिंग नहीं हो रही थी। सो अब इसका हल क्या है कि हम दुआ करें कि कुदरत के निज़ाम पर हम इक्तफा करें कि रिजवान बाबर हर मैच में चलें, शाहीन शाफिदी हर मैच में विकेटें लें। सर यही मुझे लग रहा है सेट पैटर्न जीतने का। अगर इसके अदरवाइज कुछ हुआ तो फिर कुदरत का निज़ाम कुछ भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान का जो शुरू से नज़रिया नज़र आ रहा है एशिया कप से, पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन लक। लक किस दिन उनके साथ है और कोई प्लान भी पाकिस्तान के पास नहीं है, सिर्फ लक पे कर रहे हैं कि किसी दिन शायद खुशदिल शाह चल जाए, शायद आसिफ अली चल जाए, शायद उस दिन इफ्तिखार चल जाए। ये कोई एक आपका ट्राइड एंड ट्रस्टेड वो होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिकी आर्थर की। उनको हमने यहाँ पे निकाला नहीं दिया, जैसे भी हैं वो टीम को बेहतर कर रहे थे। वर्ल्ड कप में हमने 5 मैच जीते उस 2019 वर्ल्ड कप में, उससे आप ये देखें कि श्रीलंका की टीम कितने डाउन द डंप्स थी, कहाँ ले गए वो आदमी। बिल्कुल इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान को मसले हुए लेकिन जाने से पहले वो टीम को ऐसी डगर पर डाल के कि वो एशिया कप जीत गई। दूसरे कोच के बिल्कुल मतलब ये कि यार एक कोच का क्या काम होता है कि लिफ्ट करें टीम को डाउन द डंप्स। टैलेंट हमारे प्लेयर्स में है यकीन, लेकिन इस तरह के अप्रोच के जब कोच होंगे, जैसे आप कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम वगैरह, वो कोई लॉजिक नहीं कर रहे, कोई ऐसा प्लान उनके पास नहीं है कि पाकिस्तान टीम को। वो तो कहते हैं, मीडिया को कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ऐसे सवाल करके टीम का मोरल डाउन कर रहे हैं। इसमें मैं आपकी राय जरूर लूंगा, जो मीडिया के उनके ख्यालात हैं, लेकिन इस वक्त देते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुनाब रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी और बुरी वो एक अलग बहस है, लेकिन जिस तरह की जस्टिफिकेशन दी जा रही हैं अब वो समझने से लोग कासिर हैं। और हमने इससे पहले मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया था, सकलैन मुश्ताक का। मोहम्मद यूसुफ साहब ने टॉप 3 के हवाले से जब सवाल हुआ इंटेंट के हवाले से, तो एक और बड़ा हैरान कुन जवाब दिया, पहले वो आप देख लीजिए। ये कह सकते हैं आप कि तीनों एक ही तरह खेलते हैं, लेकिन ये है कि कोई प्लानिंग होती है हमारी, उस प्लानिंग के तहत चल रहे होते हैं। अगर ये हम बता तो सकते नहीं यार, क्योंकि हमने प्लानिंग की हुई है, टीम ने, पूरी मैनेजमेंट ने, वो प्लानिंग बता नहीं सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन भी ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत जो है उस प्लानिंग की जो हमने की होती है उसके मुताबिक चलना होता है। मतलब मैं समझने से काफिर हूँ कि वो खुद क्या कह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं। सवाल ये हुआ था रिशाद भाई कि क्या हमारा टॉप 3 बहुत एक तरह का खेलता है, वन पेस है। उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारी प्लानिंग भी है। सही बात। आपको कुछ समझ में आया ये जुमला? नहीं जनाब, बिल्कुल समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये कि जब सारे ही कोच इसी बेंट ऑफ माइंड के हैं, कोई आदमी तैयार नहीं है इस बात को फेस करने के कि हम बुरा खेल रहे हैं और हम केपेबल नहीं है उसके। अब देखिए इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जो मैं बात कर रहा था, एक ज़माने में न्यूजीलैंड वाले मार्क ग्रेट बैच को बिल्कुल ओपनर ले आए थे, उसी तरह से उन्होंने वो दीपक पटेल से ओपन करा। मतलब इस तरह की यार एक्सपेरिमेंट हमें क्यों नहीं कर सकते। एक दिन हमने शादाब को ऊपर भेजा, वो बेहतर खेला, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं हो रही, वो ही डर रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो भाई फिर नहीं कर सकते। रमीज राजा आप भी उनको बहुत पुराना जानते हैं, और जिस तरह हम तो सब इस बात में मुत्तफिक हैं, उनसे बेहतर शख्स कौन हो सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने। उनका विजन है, वो दुनिया घूमे हुए हैं, चीज़ें करना भी चाह रहे हैं। बट डू यू थिंक कि उनके दौर में हार के बाद इस तरह के हमें जब जवाबात सुनने को मिले, वो तो खुद मीडिया एक्सपर्ट हैं, पता नहीं वो कह तो नहीं रहे, बट मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा शायद उन्हीं को इन बातों पर तकलीफ हो रही होगी। आपकी क्या राय है? जी हाँ, नहीं आप बिल्कुल गफ़ार, मैं भी ये सोचता रहा हूँ कि एक फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, 57 टेस्ट मैच खेले हैं, 190 ओडीआई, तो इतना, और एज एन एक्सपर्ट पूरी दुनिया घूमे हैं, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म देखा है दूसरों का। एग्जैक्टली, दुनिया वाली पहचान, एग्जैक्टली प्रोफेशनलिज्म उन्होंने कितना देखा होगा। तो आप कैसे टॉलरेट कर रहे हैं इस तरह की एक्सक्यूज़ेस को, या चीफ सेलेक्टर के इस तरह की सिलेक्शन को, कि जिस तरह वो प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं जो वो फायर नहीं कर पा रहे 20-20 मैचेस में। तो अब आपको भाई मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कोई स्टेप इन करना पड़ेगा चेयरमैन को। अभी 16 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है। अगर वो कोई ऐसा डिसीजन ले लें, शकील खान को, शोएब मलिक को, फखर जमान को, इन लोगों को डेफिनेटली इंडक्ट करें, उनको पोजीशन बताएं कि भाई इस पे खेलेंगे। एक अपडेट तो आ जाएगी कि शाहीन फखर जा रहे हैं, इसमें से और कोई नहीं जा रहा। तो ये तो मैं आपको बड़ा रियलिस्टिक बता दूं कि सिर्फ ये हो सकता है कि फखर चले। आखिर में चूंकि हमने पहले कहा भाई हमारी स्पिरिट रहेगी कि टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, हमने पॉजिटिव भी रहना है। निशात साहब, अब अगर नई रिसोर्सेज में रहते हुए हमें कोई चेंज भी नहीं करना, शायद फखर ही आएंगे सीधा वर्ल्ड कप खेलने, वो भी ट्राई सीरीज में तो नहीं है, हम कोई उम्मीद रखें कि ये टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा करे, कंसिडरिंग कि हमारा ग्रुप बहुत आसान है रिलेटिवली का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं है, हमारे पास साउथ अफ्रीका, इंडिया जैसी टीम है, बट उनको हम हरा सकते हैं और हराते आए हैं। सो कोई होप, कोई पॉजिटिव बात पे हम नोट खत्म कर सकते हैं? जी अच्छा, पॉजिटिव बात ये है कि पाकिस्तान की टीम
अब जिससे न्यूजीलैंड को पिछले मैच में हरा दिया, बॉलिंग हमारी अच्छी पाकिस्तान के दिन होते हैं, उसमें वो इनकन्सिस्टेंसी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम ना करे। तो जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं कि रिलेटिवली इजी पूल है, अगर एक टीम को हरा दें और फिर एक दो और मैच जीत दें तो उसमें भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। लेकिन बात यह है कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इनकन्सिस्टेंसी दूर हो, यानी डेफिनेटली इसमें एक प्लानिंग की चीज़ जो आपने बात की थी ब्रेक से पहले, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, हम फ़खर को अगर लाते हैं तो क्या फिर उनको भी नंबर 3 पे ज़ाया करना है या उनको पावर प्ले के बाद लेके आना? हमें ये बात समझ में कब आएगी कि पहले 6 ओवर में आपको प्लेयर चाहिए जो उठा के मारें, वो फ़खर ही कर सकते हैं। शकील मलिक तो अब डिसीजन में है नहीं, तो उनका हम जिक्र करना मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, खासतौर मलिक को, चूँकि वर्ल्ड आपका मिडल ऑर्डर में एक्सपीरियंस आता है। फ़खर को लाएं तो फिर कम से कम उसको ओपन तो कराएं सर, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उससे फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली एक अप्रोच पे फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा और भी बैटिंग ऑर्डर को चेंज करें कि आपने देख लिया कि जिस तरह से नहीं बैकफायर कर, वो सब बैकफायर कर रहे हैं जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, खुशदिल शाह, आसिफ वगैरह। तो अब ज़रूरी है कि किसी और प्लेयर को आप वो दें, नवाज़ को, शादाब को, इनको ज़रा सा ऊपर भेजें और कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। वरना फिर पाकिस्तान का मैं नहीं देखता कि उस तरह से कोई इम्पैक्ट करेगा। जब अच्छी टीमें आएंगी, जैसे आपने कहा दूसरे पूल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, इनमें से कोई सामने आ गया ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स पे, फास्ट पिचेस पे, बड़े ग्राउंड्स पे, तो वो इट विल बी अनदर बॉल गेम। तो उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि एक बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखें, एक बिल्कुल अपना अप्रोच यहाँ से चेंज करें, वरना मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और अंदर से हमें ये डर, जो आपने वरना का वर्ड यूज़ किया ना, वो अंदर से खौफ ये आ रहा है कि रिजवान बाबर अगर नहीं चलते तो फिर हमारी टीम फाइट भी नहीं कर पाती। तो शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेट पाकिस्तान टीम अगेन में इस स्पिरिट को जारी रखूँगा अपने शो में कि हमें वर्ल्ड कप से पहले हार के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये बात करनी है कि टीम बेहतर कैसे हो सकती है। हमने इतनी डिस्करेजमेंट नहीं करनी, क्योंकि इस टीम ने बहरहाल ये साबित किया है कि ये टीम ऑन अ गिवन डे हरा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑन अ गिवन डे अगर सब कुछ ठीक चले, किस्मत भी ठीक चले, कुदरत का निज़ाम भी हमारी तरफ हो और जीत के बाद हार उस दिन ना हो, तो फिर तो सब ठीक है। लेकिन प्लान बी नज़र नहीं आ रहा, और यही हमारा कंसर्न है कि रिजवान बाबर अगर वर्ल्ड कप में किसी बड़े मैच में ना चले तो फिर हमारा क्या होगा। ये सोच लिया आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं इसका जवाब इसी ट्राई सीरीज़ में शायद हमें मिल जाए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।